Good morning, class. So, today we will discuss our next chapter number 7, that is excess demand and deficit demand. So, see here, two terms are used in this chapter. First one is excess demand, and the second one is deficit demand. So, let's discuss first term, that is excess demand. कि इसमें दो टर्म्स यूज़ हुई है, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड. तो पहली वाली टर्म हम इधर डिस्कस कर रहे हैं. कौन सी टर्म है? एक्सेस डिमांड. सो देखो, एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या होता है. एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. एक्सेस जैसे वर्ड से ही पता चला है, विट इज़ बियॉन्ड द लिमिट. किसी चीज़ की लिमिट से जो ज़्यादा है वो एक्सेस है. ठीक है. तो इसी तरह इन एन इकॉनमी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई. एक इकॉनमी में अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड कर जाती है, कौन से लेवल पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. ठीक है. लाइक अगर इकॉनमी में 100% है, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कितनी है? 100 लोग, और वो 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. और उन्होंने जितना प्रोडक्शन किया है, सपोज उन्होंने 100 क्विंटल्स प्रोड्यूस करे हैं, और इकॉनमी में डिमांड है कितनी? 120 क्विंटल्स. दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. ठीक है. सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इकॉनमी इन विच एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेस डिमांड. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट है इकॉनमी में, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई उससे कम है. दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. अब डायग्राम में देखो बच्चों, इस साइड पे हमें एग्रीगेट डिमांड शो करा है और इस साइड क्या शो करा है हमने? नेशनल इनकम. ये हमारा 45 डिग्री का एंगल, ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई. राइट. कौन सी सप्लाई हमारी? ये एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, जो क्या शो कर रही है कि अगर हम इकॉनमी में जितना हम फुल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है. सो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज अ एंगल ऑफ 45 डिग्री. इसलिए हमेशा एग्रीगेट सप्लाई हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है. दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड. ये क्या है? हमारा एग्रीगेट डिमांड है. और ये एग्रीगेट डिमांड का किसका है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का. अगर सभी लोग काम करते हैं तो इतना ही डिमांड कर पाएंगे. बट द एक्चुअल डिमांड इन economy is AD. This is called ADE. That means AD excess. तो अब देखो कि हमारी इकॉनमी में सारे अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे तो हम सिर्फ OY0 तक ही प्रोडक्शन कर पाएंगे. ठीक है. OY0 तक. लेकिन इकॉनमी में जो डिमांड है वो कितनी है? OY1 तक. लेकिन इतना तो हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते हैं, OY1 तक बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑल द पर्सन्स आर एम्प्लॉयड है. सभी लोग 100 लोग हैं हमारे पास, 100 के 100 काम कर रहे हैं, तो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. सो द डिफरेंस बिटवीन A एंड B अराइजेज. ठीक है. तो ए और बी का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है. ओनली व्हाट विल राइज, दैट इज प्राइसेस. कि सिर्फ इसकी वजह से, डिमांड ज़्यादा होने के रीज़न से, ओनली द प्राइसेस विल राइज. द डिमांड विल, if demand will rise, then only prices will rise, our production will not rise. So this is called excess demand. यही है हमारी excess demand, कि हमारा जो A से B तक क्रिएट हो रहा है वो क्या है? प्राइसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ किसी चीज़ के. राइट. सिर्फ प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. राइट. Now we will discuss inflationary gap is a gap which shows the excess of aggregate demand over excess supply at the level of फुल एम्प्लॉयमेंट. कि हमारा इन्फ्लेशनरी गैप क्या चीज़ है? इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया, इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्टीन्यूस राइज इन प्राइसेस. जब प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली राइज होने लग जाए, 2% राइज हो रहे हैं हर वीक, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. वो इन्फ्लेशन है. हर मंथ, हर वीक में 2% प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूस राइज इन प्राइसेस कॉल्ड इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशनरी गैप क्या शो कर रहा है? इन्फ्लेशनरी गैप इज दैट गैप विच शोज द करंट aggregate demand and over the current aggregate supply at the level of full employment. इसमें full employment level लिखना important है. So this is called inflationary gap. ठीक है. ये हो गया हमारा inflationary gap. अब इसको बच्चों एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाया है. कैसे? कि हम एक इकॉनमी में इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं. सब लोग, हर फैक्ट्री काम कर रही है, जितने भी पर्सन है वो सब काम कर रहे हैं. दैट मीन्स ऑल आर फुल एम्प्लॉयड
fully employed, all the resources are fully employed in the economy, so they are producing 10,000 quintals of rice. What they are producing, वो 10,000 quintals rice के produce कर रहे हैं, right? अब aggregate demand of rice is 12,000 quintal, लेकिन economy में demand कितनी है rice की? demand तो हमारी 12,000 quintal है. So the demand will be called excess demand. तब हम इस demand को क्या बोलेंगे? excess demand, because here the all resources are fully employed, 10,000 quintals only produced, and it results a gap of 2,000 quintals. This will be called inflationary gap, right? ये जो 2,000 का गैप रह जाएगा बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप. ऊपर के डायग्राम में जो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो ए बी का गैप है, ठीक है, ए से बी के बीच जो गैप है, ये हमारा कौन सा गैप है? इन्फ्लेशनरी गैप. ओके, एंड वाई स्टार, बिकॉज ए बी ओ वाई इज द प्रोडक्शन एंड aggregate demand is greater by aggregate supply OY star. ठीक है, नाउ अब ये पता चल गया हमें एक्सेस डिमांड होती क्या चीज़ है. नाउ रीज़न और कॉजेज़ फॉर एक्सेस डिमांड, द मेन रीज़न ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड होने के रीजंस क्या होते हैं, क्यों इतनी एक्सेस हो गई है इकॉनमी में डिमांड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन. अगर हम लोग खर्चा करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फॉर डिमांड ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब हमारी अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, हमारी हैबिट, कंज्यूम करने की हैबिट, अगर हमें खर्चा करने की, कि अगर हम 100 में से पहले हम 50% खर्च करते थे, अब हम 80% पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे कहता है हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड राइज हो जाएगी. ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड विल rise, and due to this, if our demand rise, then excess demand will be caused. Second, increase in private investment demand because of rise in credit facility. अगर कहते हैं प्राइवेट लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, लाइक अगर हम लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उससे घर बनाएंगे और उससे फिर इनकम अर्न करेंगे. तो अगर हमें क्रेडिट अवेलेबल है, तो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है और जिससे कि डिमांड बढ़ती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट इकॉनमी में बहुत खर्चा करने लग जाए, यानी सड़कें बनवा रही है गवर्नमेंट, डैम्स बनवा रही है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा बच्चों? इकॉनमी में, और ड्यू टू दैट मनी अवर टोटल डिमांड विल राइज. सेम वे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड. अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट से हमें क्या मिलता है? इनकम रिसीव होती है, वी गॉट द मनी. सो इफ़ आवर इनकम इंक्रीजेज, आवर expenditure will also increase and we demand more goods. Same way, increase in money supply or increase in disposal income. अगर हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाए, यानी कि जो हमारे RBI है वो ज़्यादा नोट पब्लिश कर रहा है, और सेम वे हमारी डिस्पोजल इनकम भी बढ़ जाए. डिस्पोजल इनकम कौन सी इनकम होती है बच्चों? वो इनकम जो हमारे पास बचती है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद. तो दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस फॉल कर लेते हैं, यानी हमसे कम टैक्सेस लेती है, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे बचेंगे खर्चे करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजल इनकम. तो अगर हमारे पास ज़्यादा डिस्पोजल इनकम हो, तो भी हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. सो दीज आर द 6 causes of in component of that, these are the 6 causes which create a increase in demand. इन सब की वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इम्पैक्ट क्या होता है. अगर इकॉनमी में ज़्यादा डिमांड होती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है इकॉनमी पे? प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन शॉर्ट तो देखो बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया है कि प्राइस विल श्योरली गोज़ अप, कि प्राइसेस तो इकॉनमी में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जब डिमांड इतनी ज़्यादा है, आउटपुट नहीं बढ़ पा रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे. सेकंड पूछा हमारे को आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट तो सेम ही रहेगा. ठीक है, बढ़ाना पॉसिबल नहीं है. एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो रिमेन सेम, बिकॉज इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. 100 लोग हैं, 100 को काम मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ना बढ़ेगी. सो नाउ वी आर स्टडिंग द effect on general price level. Excess demand will give a rise to general price level because it arises when aggregate demand is more than aggregate supply. तो कहता है कि हमारा जनरल प्राइस लेवल तो ऑफकोर्स बढ़ ही जाएगा. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. देयर इज इन्फ्लेशन इन इकॉनमी में क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, शोइंग इन्फ्लेशनरी गैप एंड इफेक्ट ऑन आउटपुट.
एक्सेस डिमांड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, कहता है कि इससे आउटपुट के लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इकॉनमी इज़ इन फुल एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी तो क्योंकि पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, एंड देयर इज़ नो आइडल कैपेसिटी इन द इकॉनमी, इकॉनमी की और कैपेसिटी भी नहीं है प्रोडक्शन की, हैंस आउटपुट कैन नॉट बी increase. Now the last topic, effect on employment. There will be no change in level of employment. I have discussed earlier कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इकोनॉमी में employment, क्योंकि सभी लोगों के पास all the resources are already employed in the economy, so operating at full employment equilibrium, and hence there is no employment in the economy. So student, today we will discuss the chapter up to here. Tomorrow we will start from these topics onward.